एक और सवाल लिखना। देखना, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, पार्टिकल ऑफ टू kg is moving। सर अभी अभी शुरू हुआ है या आप बहुत पहले शुरू कर दिए सर? यही पहला लाइन लिखा। पार्टिकल ऑफ मास टू अच्छा के सर। जी मूविंग vertically downward direction। Such that a constant drag force is acting, constant drag force of 10 Newton is acting on it in upward direction। ठीक है, ड्रैग फोर्स मतलब बता रहा हूँ। फोर्स होता है एयर रेसिस्टेंस, जो कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जब किसी फ्लूइड में मूव करता है, किसी भी फ्लूइड में जब मोशन होगा ना, तो उस पे फ्रिक्शन की तरह एक फोर्स लगता है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। जैसे एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वैसे अगर फ्लूइड में किसी दूसरी बॉडी को मूव करवाते हैं, जैसे वाटर में किसी बॉडी का मोशन हो रहा है या एयर में किसी बॉडी का मोशन हो रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज विस्कस फोर्स, और उसी फोर्स को ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, जो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। ओके सर, वो ड्रैग फोर्स भी नहीं जानते, विस्कस फोर्स ठीक है। हाँ, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स या एयर रेसिस्टेंस सब एक ही चीज है। Constant is acting on it in upward direction, full stop। it crosses it crosses point crosses points A and B with speed 10 meter per second and 5 meter per second respectively। Then find distance between A and B। G की वैल्यू 10 लेंगे आप। ये शायद ए और बी का मैंने मोशन जो है दिया ये उल्टा दे दिया। ए और बी इधर 5 कर दो और इधर 10, क्योंकि डाउनवर्ड आने पे वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होता है। ए पे 5 है, बी पे 10। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर पार्टिकल का मोशन। ट्राई करो करने का। सर मूविंग इन के बाद क्या लिखा है? कहा क्या के बाद? मूविंग सर इन ना सर, वर्टिकली डाउनवर्ड, मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ ए छूट गया, ठीक है सर। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन।
सर 65 मीटर। 65 मीटर। हाँ सर। एक आंसर तो मिला 65 मीटर। बाकी लोग भी करेंगे। सर 2.5 मीटर। क्या डिफरेंस? 2.5 मीटर, 65 और 2.5 में दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है। देखो, अब किसी एक का सही हो सकता है, किसी एक का गलत हो सकता है, या फिर दोनों का गलत हो सकता है। वाह, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलो समझते हैं, इतना टाइम लगने वाला था नहीं ये। कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और ए सर और बी के 2.5। 2.5 किसी और ने मिला। चलो देख, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, मोशन कर रहा है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो कितना, यहाँ पे स्पीड इसका 5 मीटर पर 5 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉडी मूव करेगा तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, पहले तो देखेंगे कि इस बॉडी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस बॉडी पे इसका वेट फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल, हाँ, वाइट फोर्स। force that is 2 into 10 and it will be how much, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन नीचे की तरफ। सवाल में बोल रहा है कि एक और फोर्स इस पे लग रहा है, ड्रैग फोर्स, जो कि किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, और वो है 10 10 न्यूटन। न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स अगर देखोगे, ऑल फोर्सेस, इस पे ऑल फोर्सेस लग किस तरह, तो अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे तो इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लगे कितना, 10 न्यूटन। आ रही बात समझ में? 20 न्यूटन कंटिन्यूअसली नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन कंटिन्यूअसली ऊपर लग रहा है, तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा? अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, न्यूटन जो ऊपर लग रहा है वो ड्रैग फोर्स है सर। ड्रैग फोर्स है, दैट इज ड्रैग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग और इन सॉरी वर्टिकली सर, अपवर्ड डायरेक्शन। 2.5 ही होगा सर। जी सर। हाँ ठीक है। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लगा? मान लो ये डिस्टेंस अगर h के बराबर है, ये डिस्टेंस अगर h के बराबर है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हो जाएगा 10 10 into हो this जाएगा। h, हाँ 10 सर। into h, राइट, ठीक है। और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस होता क्या है? kf minus ki, डेल के ई। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल के। तो kf अगर लिखोगे तो ये होगा हाफ, m को कॉमन कर सकते हो, m is equal to d 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या हाँ मिलेगा? सर यही। h equals to 2.5 नहीं मीटर। सर 7.5 आएगा आपके हिसाब से। कितना आएगा? 65। 7.5। 7.5। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे, देख लो एक बार, चेक कर लो, 10h is equal to 100 minus 25, तो h will be 7.5 मीटर। हाँ 7.5 मिलेगा। ये दोनों हाँ गलत सर। है। सर हम 20 लेके भी कर रहे थे सर, नेट नहीं किया। ये नहीं चेक करे हो। हाँ बोल। सर हाँ कोई सर। कुछ बोल। सर हमने तो पोजीशन ए और बी पे दोनों पे एनर्जी करा और दोनों पे एनर्जी कंजर्व करके सेम कर दिया। एनर्जी और कंजर्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं होगा सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ड्रैग फोर्स क्या नॉन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ड्रैग फोर्स इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर हमने यहाँ का एनर्जी क्या करा, यहाँ का एनर्जी स्टोर कर दिया, मान लो यहाँ पे एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो निकाला, यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो निकाला,
और दोनों मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू बराबर होगी? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन है, वो ऊपर की तरफ लगेगा। एंड ड्रैग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। समझ में आया? ओके सर, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर। और किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुकिए। हो जाए तो बताना। हाँ सर, ठीक है। हो गया? नहीं कितना? सर, बता दीजिए। लिख ही रहे हो, लिख लो। सर ये जो 10 न्यूटन नीचे लग रहा था सर, ये रिजल्टेंट था सर। हाँ, ये रिजल्टेंट था। 10 न्यूटन जो था वो क्या था, रिजल्टेंट था, क्योंकि उसी 10 न्यूटन के चलते ये बॉल नीचे आएगा, मतलब जो बॉडी है वो नीचे आएगा। क्योंकि 10 न्यूटन ही, अगर मान लो ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो नहीं रहता तो क्या होता, ड्रैग फोर्स जो 10 न्यूटन का ऊपर लगा रहे हैं वो नहीं होता तो क्या होता, बस ये फोर्स होता। यानी नेट फोर्स बॉडी पे कितना काम करता है, 20 न्यूटन। तो ऐसे ही 10 मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा सर। हाँ, उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते थे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, तो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी सेम हो जाएगा, वहां पे कर सकते थे। लेकिन जैसे ये ड्रैग फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जब सर ये ड्रैग फोर्स पर जैसे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, तो हम नेट फोर्स निकाल के यही कर सकते हैं ना? हाँ, नेट फोर्स निकाल लो या फिर वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकाल लो। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकालने का तरीका है, दो तरीका। एक तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल के ऐड कर दो, दैट विल गिव ऑल वर्क डन बाई Direction ऑल wise। फोर्सेस। या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट कर दो और उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल आल्सो गिव वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। हरी बात समझ में क्या बोल? हाँ सर, ठीक। हाँ सर। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस निकालने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो इंडिविजुअली अलग अलग वर्क निकाल लो, इंडिविजुअली अलग अलग वर्क निकालो, उसको ऐड कर लो, वो भी वर्क डन बाई दे देगा। या फिर बॉडी पे लगने वाला टोटल रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो और उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल आल्सो गिव वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो हमने अभी यहाँ पे क्या करा है, बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स निकाला और उस नेट फोर्स से एच से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट वाज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जो मैंने लिखा हुआ था। ठीक है? हाँ सर, ठीक। इंडिविजुअल अगर निकालते तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल का भी देख लो। इंडिविजुअल में ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसके चलते जो वर्क डन होता, वर्क डन बाई ड्रैग फोर्स, ये होता -10H। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। अगर कोई वर्क डन बाई ग्रेविटी इंडिविजुअली निकालता तो वो कितना होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 20 लग रहा है, 20 इंटू H होता। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या होता, वर्क ऑल हो जाता WD प्लस WG, जो अल्टीमेटली 10H के बराबर आता है। आ रहा है बात समझ में? ओके तो ऐसे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं हो गया, हटा दे अब। देखना 100, देखना। A chain of mass M, a chain of mass M and length L, a chain of mass फिर से बोलिए सर, M, फिर से। a chain of mass M and length L, chain of mass M and length L is placed over, is placed over, is placed over a smooth horizontal table, is placed over a smooth horizontal table, such that such that such that its nth part such that its nth part is hanging off the table, nth part is hanging off the table, is placed on a smooth horizontal table such that its
nth part is hanging off the table. हो गया? Full stop. Find the work done by external. Find the work done by. Find the work done by external force. External force to slowly pull. Find the work done by external force to slowly pull the hanging part. Slowly pull the hanging part up on the table. Slowly pull the hanging part up on the table. इसका सर डायग्राम ड्रॉ कर देंगे? हम बता दें। एंड रहा है पार्ट कि ये का मतलब समझ नहीं आ रहा। ये टेबल है तुम्हारा, इस पे चेन रखा हुआ। चेन का जो लेंथ है ना वो है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हैंग करके ऐसे रखा हुआ। तुम्हारा टेबल है, ये चेन है, इसका कुछ पार्ट ऐसे हैंग करके रखा हुआ। मतलब अगर टोटल लेंथ एल है ना, टोटल लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, तो एल बाई एन पार्ट यहाँ पे हैंग कर रहा है। ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर mgl by 2n square. mgl by 2n square। बाकी लोग भी करेंगे। सर mgl by n square। mgl by n square, नीचे 2 नहीं आ रहा? नहीं सर। देख लो, थोड़ा सा कहीं गलती हुआ, 2 आना चाहिए नीचे। सर mgl by 2n square। 2n square, जिसका 2 नहीं आ रहा वो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, कुछ गलती हो रहा है हल्का सा बस। तो mgl by 2n square। हाँ सर 2 आएगा, मैंने छोटा सा गलती कर दिया वहाँ पे। बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, बस 3-4 ही लोग कर पा रहे हैं इतने लोगों में। बाकियों को क्या दिक्कत आ रहा है? सबसे होना चाहिए यार, ये इतना टफ है नहीं। ये जो वर्क एनर्जी चैप्टर है ना, वर्क एनर्जी पावर, ये 11th का सबसे आसान चैप्टर है। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। चलो समझते हैं क्या हो। देखो चेन अभी इस पोजीशन में है, इसको कैसे करना, सारे चेन को उठा करके ऊपर रखते, ठीक है ना। तो जब चेन को उठा करके ऊपर रखोगे ना, तो इस चेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। इधर था, खींच करके इधर कर दिए, सीधा हो गया। यस सर। तो वो वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो चेन हैंगिंग पार्ट चेन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ से इसके हाफ पे, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास होगा L बाई 2n पे। आ रही बात समझ में? सेंटर ऑफ मास हाँ क्यों सर। जरूरी है? कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करेंगे। जो भी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे फॉर दिस गिवन चेन, वो किसके अबाउट करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे, ठीक है।
तो अगर ये सेंटर ऑफ मास तुमने रेफरेंस ले लिया, समझना, सेंटर ऑफ मास अगर रेफरेंस ले लिया तो यहाँ कहने का ये क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया, 0 0 हो गया। जब इस चेन को तुम पूरा खींच के ऊपर कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ जाएगा, है कि नहीं? पूरा हाँ, चेन सर। को तुमने खींच कर क्या कर दिया, सेंटर ऑफ मास ऊपर कर दिया, यहाँ कर दिया, तो पहले सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे जो तुम्हारा रेफरेंस था, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, इधर कहीं चला गया, और ये जो डिस्टेंस था L/2 कितना हो गया, L/2n। मतलब ये शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, जो शिफ्ट हुआ उसके चलते उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि तुमने उस पर वर्क करा, पहले कहा था यहाँ पे था, उसके बाद तुमने वर्क करके उसको खींचा, जो तुमने वर्क करा ना वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर आ जाएगी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट विल बी m डैश g into h, यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब बेसिकली जो यहाँ वर्क डन होगा दैट विल बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन यहाँ क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल बी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। अब तुमने कौन से मास को उठा करके रखा, टोटल मास को उठा करके रखा या बस इस हैंगिंग पार्ट को उठा करके रखा? M/N को, हैंगिंग m पार्ट। by n को, यानी इस m डैश की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल M by n पुट करेंगे, और इस h की जगह क्या पुट करेंगे, कितने हाइट से राइज हुआ, तो टोटल L/2n। हाइट राइज सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो इट विल बी L/2n। समझ में आ रहा है सबको? जब भी कोई एक्सटेंडेड sir. रॉड दिया हुआ या एक्सटेंडेड रॉड दिया हुआ है, तो किसी भी एक्सटेंडेड रॉड के लिए जब हम उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, तो उसके सेंटर ऑफ मास से हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास कितने से ऊपर डिस्प्लेस हुआ या कितने से नीचे डिस्प्लेस हुआ, रॉड हो चेन हो, इस सब टाइप का जो कैलकुलेशन होता है उसमें कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कहाँ से देखेंगे, सेंटर ऑफ मास से देखेंगे। तो इस हैंगिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है पहले वो पता करें, वो कितने से ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा, उसी में हमारा वर्क जाएगा। तो वर्क डन जो होगा इट विल बी UF माइनस UI, और चूंकि हमने UI को रेफरेंस ले लिया तो ये 0 हो गया, तो बचेगा क्या, UF, और UF इज m by n g into L/2n, कैलकुलेट करोगे इट विल बी mgl/2n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? हटा दे इसको, हाँ सर। नहीं सर, रुक जाइए। डायग्राम हटा दो, ऊपर वाला बस लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, वर्क इज इक्वल टू UF माइनस UI 0 क्यों हो रहा है, बाई UI इज 0, बस उसका मैं सर रेफरेंस ले लिया, और रेफरेंस में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनिशियल पॉइंट को हमने हाँ। रेफरेंस ले लिया। हो गया हो गया? जी। अगेन ये 4-5 प्रॉब्लम मैंने करवा दी, इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप वहां से कर सकते हो, जो भी डाउट होगा वो। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट पावर। वर्क के बारे में डिस्कस कर लिए, एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिए, पावर बचा हुआ। ठीक है, तो पावर क्या होता है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, आधे घंटे में ये खत्म हो जाएगा। इसमें लिखेंगे इट इज टाइम रेट of doing work or work done per unit time। ठीक है, क्या ये बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क है या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम।
जो भी हम पावर डिफाइन करेंगे, पावर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक इंस्टेंटेनियस पावर और एक एवरेज पावर। जब भी कोई चीज टाइम का फंक्शन होने लगे ना, या टाइम पे डिपेंड होने लगे, तो वहां पे हम दो चीजों की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस का, जैसे वेलोसिटी की बात करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, उसी तरीके से पावर जो है उस पर भी हम किसके लिए बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का और एवरेज पावर। तो देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को ई से रिप्रेजेंट कर, पावर जो स्केलर क्वांटिटी वो बाद में नोट में लिख देंगे, और उसका यूनिट क्या होता है, वाट नोट में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेंगे कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर जो है, इंस्टेंटेनियस पावर, सर आपका वीडियो चला गया। हाँ सर। यस सर सर। आपका वीडियो भी पॉज हो गया है और आपका साउंड भी कट कट के आ रहा है। नेटवर्क। हेलो, हाँ सर, बट सर आपका ब्लो डाल रहा है सर। वो करके लीव करके मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फिर से। ठीक है अभी। अब ठीक है। हाँ हाँ सर। सर ठीक। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन एज, डेफिनेशन से अगर देखोगे तो पावर क्या होगा, इट इज रेट ऑफ वर्क डन, मतलब dw by dt। इंस्टेंटेनियस पावर क्या है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस पावर है E इज इक्वल टू dw by dt। इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट टाइम में अगर ध्यान से देखोगे, तो अगर तुम्हारे पास फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जो तुम्हारा वर्क डन है, इट कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसे लिख सकते हो। यस बोलो। सर। हाँ सर। यस और सर। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अप्लाइड फोर्स अगर कांस्टेंट है, तो फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। फोर्स अगर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इट कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज एफ डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी क्या होगा तुम्हारा, डी आर बाई डी टी विल बी योर velocity. So it will be वेलोसिटी। F. Power is basically what it is, dot product of force and velocity. ठीक है, जहां F क्या है, F is your applied force, जो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो। ही क्या है तुम्हारा, इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस इंस्टेंट पे तुमको पावर चाहिए, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है, उस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, अगर दोनों पता कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा पावर। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा। पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस पावर को ऐसे भी लिख सकते हो, एफ बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, इज एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड भी वेक्टर। थीटा हमारा क्या होगा, एंगल किसके किसके बीच का, फोर्स एंड वेलोसिटी का। मतलब ये बॉडी है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है इस एंगल पे लग रहा है, ये थीटा है। तो पावर कैसे निकलेगा, एफ बी कॉस थीटा से। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। हाँ सर।
और अगर ग्राफिकली देखोगे, ग्राफिकली अगर तुम्हें पावर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? अगर बोला जाए ग्राफिकली, नोट में लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देगा ये? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा तुमको? बोलो। पावर 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 इंस्टेंटेनियस पावर। नहीं, ठीक है ना? मतलब क्या दिया हुआ तुमको? ये वर्क है, इधर टाइम है, ग्राफ दे दिया, बोला इस टाइम पे वर्क पावर निकालो कितना है, तो क्या करेंगे? स्लोप लेंगे, टेंजेंट लेंगे, और ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है वो अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया तो ये व्हाट, ये जो थीटा है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू। तो कभी कभी ग्राफ दे करके हमसे क्या पूछ लेता है? पावर पूछ लेता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं है ना? आगे बढ़े, नोट में ही ओके सर। हो गया। हो गया सर। नोट में ये नोट नंबर 2 लिख सकते हो या नया नोट दे सकते हो। अभी हमने देखा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? एफ डॉट बी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे? जब फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट है। मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वहां से क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ डी वी, जहां पे फोर्स क्या होगा? वेलोसिटी का फंक्शन है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या का फंक्शन है? वेलोसिटी का फंक्शन है। फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तब पावर निकालना होगा, कैसे निकालोगे? एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी एंड फोर्स का। फोर्स इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी का फंक्शन है, इस पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स मतलब अगर यहाँ देखोगे तो अगर तुमको ग्राफ दे दिया कि इसका फोर्स वर्सेस वेलोसिटी का, फोर्स वर्सेस वेलोसिटी का अगर तुमको ग्राफ देगा कुछ इस तरीके ग्राफ, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, दिस एरिया, this will give what? Area is equal to power। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फोर्स वर्सेस ग्राफ का एरिया जो होगा इट विल गिव पावर। वर्क वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट विल गिव व्हाट? दैट विल गिव इंस्टेंटेनियस। इसका ध्यान रखेंगे। और इधर तो ये कांस्टेंट फोर्स है, इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो ऐसे सीधा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? अगर इसके लिए देखोगे तो फोर्स कांस्टेंट, ग्राफ सीधा आएगा। वेलोसिटी दो बीच के दो वो ट्रायंगल में चेंज हो जाएगा। हटा दे। यस सर। हाँ सर। और एवरेज पावर की अगर बात करें तो एवरेज पावर क्या होता है? जैसे इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे चेक कर रहे हो, एवरेज पावर क्या होता है? लार्ज चेंज अगर देख रहे हो तो एवरेज पावर में ज्यादा कुछ बताने वाला है होता नहीं है। एवरेज पावर जो है, जिसको P बार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, P बार जो ये डेल्टा W बाई डेल्टा T होता है। ठीक है, वर्क डन
in a given time interval divided by time interval। मतलब 10 सेकेंड में जो तुमने काम किया उसको डिवाइड कर दो 10 सेकेंड से, वो क्या दे देगा? एवरेज पावर दे देगा। 10 सेकेंड में जो हमने काम करा है, या 20 सेकेंड में, या 5 दिन में जो काम करा है, उस काम को हम 5 दिन से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा हमें? एवरेज पावर मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट का। यूनिट क्या होगा तुम्हारा? यूनिट ऑफ पावर। अगर एसआई यूनिट की बात करोगे, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होना चाहिए? एसआई यूनिट ऑफ पावर शुड बी वाट। हाँ, जूल पर सेकेंड जो तुम्हारा है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया, ऑनर में नाम दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। कि अगर इसका देखोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम जूल पर सेकेंड, लेकिन उसको हम क्या करा है? ऑनर में वाट के नाम से जानते हैं। तो पावर किसका यूनिट है? सॉरी, वाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। दूसरा, अगर इसको लिखना चाहते हो सीजीएस में, नंबर 2 सीजीएस में लिखोगे तो क्या आएगा? आर्क पर सेकंड। आर्क पर सेकंड। सेकंड का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सीजीएस में रखो, एसआई में रखो, एसपीएस में रखो, वो सेकंड ही रहता है। जूल अर्ग में चेंज होता है। ठीक है। कभी कभी पावर के लिए हॉर्स पावर होता है, कॉमनली यूज्ड यूनिट जो हम जनरली मैकेनिकल डिवाइसेस के केस में यूज करते हैं, जैसे मोटर हो गया, पंप हो गया, तो इस केस में हम क्या डिफाइन करते हैं? हॉर्स पावर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या हॉर्स पावर है वो लिख लेंगे, लिखना है कॉमनली यूज्ड यूनिट। यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एचपी बोलते हैं। एंड 1 एचपी, किसी को पता है क्या होता है 1 एचपी? 746 watt. 746 746 वाट। 746 वाट, जिसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए कभी कभी हम 750 या 740 यूज कर सकते हैं। एक थोड़ा सा यूनिट होता है जो कंफ्यूजिंग होता है, उसके लिए बात कर लेते हैं। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? वाट का, एनर्जी वाट। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। ठीक है ना। बेसिकली ये कब यूज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में। जैसे तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कितना एनर्जी कंज्यूम करा उसको हम मेजर करते हैं किस फॉर्म में? जूल में मेजर नहीं करते हैं, उसको मेजर करते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, उसमें जो तुमने एनर्जी कंज्यूम करा हुआ है एक महीने में, दैट विल बी रिटन इन फॉर्म ऑफ व्हाट? किलोवाट आवर के फॉर्म में। ठीक है। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, मैं लिख रहा हूँ नोट, 2.6 into 10 to the power 6 यूनिट ऑफ कमर्शियल या कमर्शियल यूनिट, ऐसे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ साफ साफ देख रहे हो एनर्जी लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है तुम्हारा? इज किलो वाट आवर। किलोवाट आवर या शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? KWH। एंड 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 raised to power 5 या 6? 6 तो 6 6 नहीं बोला होगा? किसी ने 5। 6 होगा सर। Yes, sir, 6. ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली। इस फॉर्म में से इस फॉर्म में कैसा है वो बहुत इजी है। 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं, या वाट को इसको जूल पर सेकंड कर दो,
आवर को क्या लिख सकते हो 3600, सेकंड लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3। वो सर 3.6 मेगाजूल होता है। हाँ ठीक है, 3.6 को मेगा में कन्वर्ट कर, मेगा में लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो 3.6 मेगा जूल, ठीक है ना। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पावर से रिलेटेड, लिखना। लिखो, an engine develops 10 kilowatt of power. An engine develops 10 kilowatt of power. Engine develops 10 kilowatt of power. Then how much time it will take? Then how much time it will take? Then how much time it will take to lift? How much time it will take to lift a mass of 200 kg? A mass of 200 kg. A mass of 200 kg to a height of mass of 200 kg to a height of 40 meter. To a height of 40 meter. सर 8 सेकेंड। बाकी लोग भी करेंगे। सर 8 सेकेंड। बाकी लोग नहीं कर पा रहे हो? हाँ सर 8 सेकेंड ही तो होगा। यस सर 1 सेकंड। 8 सेकंड बोलता है क्या कर रहे हैं? हाँ, वर्क डन निकाल लो कि मशीन कितना वर्क डन करेगा जब बॉडी को उठा करके ले जाएगा 40 मीटर ऊपर। बॉडी का मास कितना है 200 था पहले, यहाँ पे उठा करके ले गया कितना ऊपर 40 मीटर ऊपर। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा 200 इंटू 10 इंटू 40, ये तुम्हारा वर्क डन हो गया। अब इंजन के पास पावर कितने का है? पावर है 10 किलोवाट का। तो हमें पता है कि पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। तो वर्क तुम्हें गिवन है, टाइम जो होगा इट विल बी W by P, 200 इंटू 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10,000 दिया, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में इसको ये 40 मीटर उठा ले। एक और प्रॉब्लम लिखना, हटा दी इसको। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। लिखना, if a force required to move a boat, if a force required to move a boat, if a force required to move a boat is directly proportional, is Required to directly required to move a boat, boat BOAT, required to move a boat is directly proportional to its velocity, directly proportional to its velocity, full stop. When speed is 5 meter per second,
when speed is 5 meter per second, when speed is 5 meter per second, power required to move the boat is 1 kilowatt. When speed is 5 meter per second, power required to move the boat is 1 kilowatt. 1 kilowatt. Then what will be the power required? For a speed of 10 meter per second? What will be the power required for the speed of 10 meter per second? सर 2 किलोवाट 2 किलोवाट। चलो एक आंसर आया, P इज इक्वल टू 2 किलोवाट। बाकी लोग भी दिखा रहे हैं 2 किलोवाट ही आ रहा है। हाँ सर 2 2 किलोवाट यार। 2 किलोवाट। चलो देखते हैं। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इसमें फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस सर। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें पता होता है कि पावर जो होता है वो फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब और ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो तुम्हें मिलेगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर इस गिवन क्वेश्चन के लिए। क्योंकि इसमें फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। पावर वेलोसिटी और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है, और पावर अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दोनों को कंबाइन करोगे तो कंबाइन इफेक्ट के चलते क्या आएगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। जी सर। यस सर। तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा? यहाँ से दिखेगा P1 by P2 इज इक्वल टू V1 by V2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि पावर, अब पावर P1 कितना था? 1 था। P2 निकालना है। वेलोसिटी 1 कितना था तुम्हारा? 5 था। वेलोसिटी 2 कितना है? 10। स्क्वायर करोगे, अब पावर बताओ यहाँ से कितना आएगा? 4 सर। 2 आएगा। 4 किलोवाट आएगा। 4 है। P2 की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, इट शुड बी 4 किलोवाट। क्लियर? समझ में आया? सर P वेरिजेस V करने पे नहीं होगा ना सर? P वेरिजेस क्या करने पे नहीं होगा? P वेरिजेस V डायरेक्टली वेलोसिटी से। डायरेक्टली वेलोसिटी, हाँ वही तो कह रहे हैं ना। जो फोर्स होता है, समझो जो पावर होता है वो क्या होता है? पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है। और तुम्हें दिया हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब फोर्स कैन बी K इनटू V, ऐसे लिख सकते हो। फोर्स क्या लिख सकते हैं? फोर्स को K इनटू V लिख सकते हैं कि नहीं? के क्या है सर? ये बताओ। ऐसा लिख सकते हैं? आवाज आ रही है? हाँ सर। ऐसा लिख सकते हैं। तो पावर को क्या लिख सकते हो? KV स्क्वायर लिख सकते हो। सर ये के क्या है यहाँ पे? K इज कांस्टेंट। क्योंकि ये जो है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसको हटाने के लिए
एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसको के भी लिख सकते हैं। हम्म साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना। मतलब बेसिकली फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी। तभी तो बोलना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो उसके लिए हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें भी 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर है वो, यही बताएगा वेलोसिटी बढ़ाएगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो अब फोर्स की जगह हम ये चीज लिख सकते नहीं कहीं कि इनटू भी। अब यहां से देखोगे तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आया समझ में? हाँ सर। पावर हाँ सर। डिपेंड कर रहा है, हाँ सर। पावर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन फोर्स भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा। अगर फोर्स कांस्टेंट रहता है ना, तो फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स क्या हो गया तुम्हारा? कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे केस में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता, ना कि वेलोसिटी स्क्वायर। लेकिन सवाल में क्या लिखा हुआ है कि फोर्स इज वेरिंग विथ वेलोसिटी। कौन सा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। फिर जो रिलेशन आएगा उससे तुम्हें क्या दिखेगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर। फिर निकालोगे तो आंसर जो आएगा वो 2 नहीं होगा, कितना किलोवाट होगा? 4 किलोवाट होगा। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। कंफ्यूजन नहीं हुआ? चलो वेरी गुड। एक और सवाल करेंगे। टाइम बचा है ना? बचा हुआ हो जाएगा। एक सवाल लिखना। अ कांस्टेंट पावर P, a constant power P, a constant power P is supplied to a particle of mass m. A constant power P is supplied to a particle of mass m, to a particle of mass m, particle of mass m, full stop. Find displacement of this particle. Find displacement of this particle. Displacement of this particle when its speed changes from when its speed changes from u to v. Find displacement of this particle when speed changes from u to v. Constant power P is supplied to a mass m. उसके आगे लिख लिया सबने सवाल? हाँ सर। थोड़ा सा मैं सवाल को एक्सप्लेन कर दूं। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। इसको हमने पावर सप्लाई किया, कांस्टेंट पावर p। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी u और वेलोसिटी v, u से वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वो कैलकुलेट कर। ठीक है? पावर और 1D मोशन को कंबाइन कर दिया।
सॉल्व करें? हाँ सर। यस सर। कह रहा है पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है u से v जा रहा है, ठीक है, मतलब एक्सेलेरेशन हो रहा होगा इसका, है कि नहीं? अगर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलेरेशन हो रहा होगा। तो अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है तो आप यहाँ से फोर्स जो लग रहा है वो निकाल सकते हो, मास इनटू एक्सेलेरेशन करके। पार्टिकल का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या चीज पक्का है कि एक्सेलेरेशन हो रहा होगा। तो फोर्स विल बी व्हाट? फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलेरेशन, है कि नहीं? और अगर पावर निकालना चाहते हो तो पावर विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है आपका? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ से लिख सकते हो MAV, ठीक है। पावर आपका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा मास इनटू A इनटू V। अब एक्सेलेरेशन नहीं पता है, हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि एंड A इज इक्वल टू V dV बाई ds होता है। या जो भी रिलेशन आपका हाँ, सर। पावर है ना, पावर MAV के बराबर होगा। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलेरेशन नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। तो जब एक्सेलेरेशन को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना होता है, हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? ये वाला A इक्वल्स टू V dV बाई ds। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से पुट करेंगे T इज इक्वल टू M, एक्सेलेरेशन की जगह V dV बाई ds इंटू V। तो क्या आएगा यहाँ से? यहाँ से आएगा P बाई M ds इज इक्वल टू V स्क्वायर डी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करना दोनों पड़ेगा। तरफ अगर आप करते हैं, इसका लिमिट 0 से s तक, इसका लिमिट u से v तक, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, इधर का लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से s, इधर का लिमिट u से v, क्योंकि जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहां पे वेलोसिटी हमने कितना माना है? u माना है। जहां पे मोशन तक, इस मोशन तक v वेलोसिटी तक हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ से आएगा p बाई m इंटू एस बराबर किसके होगा? 1/3 p क्यूब माइनस u क्यूब। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली मैं लिमिट पुट करके लिख दे रहा हूँ। तो s कितना आएगा? s विल बी m डिवाइडेड बाई 3p v क्यूब माइनस u। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यू टू दिस पावर। मास कितना? m, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी e। समझ में आ रहा है? यस। हाँ सर। भैया जिसको नहीं समझ, इसमें क्या करना था? कनेक्ट करना था आपको। 1D से 1D और पावर को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो कहाँ कनेक्ट करा? ये इक्वेशन जो है ये 1D और पावर को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स क्या होगा? अगर ये एक्सीलरेट करेगा तब इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो ये एक्सेलेरेशन हमें पता है। एक्सेलेरेशन किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलेरेशन। पुट करा, ये आ गया। ये बेसिकली रिलेशन बता देगा पावर और एक्सेलेरेशन का। पुट करेंगे, एक्सेलेरेशन अननोन है लेकिन हमें निकालना है क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्सेलेरेशन क्यों निकालेंगे? उसको कन्वर्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस मच, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं कि 1D और पावर को कंबाइन करता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से डायरेक्टली हो जाए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। इसके साथ आपका वर्क, पावर, एनर्जी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन के बाद रोटेशन, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।